हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रोबायोलॉजी। तो मैं ये गेस करके चल रहा हूँ कि अभी तक तुमने वीडियो नंबर 7 तक देख लिया होगा, तो ये वीडियो नंबर 8 है। और इसमें भी हम कुछ वायरस की फैमिली और उसके जीनोम के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ कैसे फैलता है उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो किसके किसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है? ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो कि डीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, गेट बी की तैयारी कर रहे हैं, या गेट लाइफ साइंस से देना चाह रहे हैं। अगर गेट लाइफ साइंस से देना चाह रहे हैं तब भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है उनके लिए। फ्लेविवाइरिडी is a family of small enveloped positive strand RNA virus which mainly infect the mammals और birds। मतलब क्या है? मेमल्स और बर्ड्स को इन्फेक्ट करने वाली फ्लेविवाइरिडी यह एक फैमिली है स्मॉल इनवेलप्ड पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस। फ्लेविवाइरिडी फैमिली का क्या खास फीचर है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका आरएनए होगा, पर कैसा? पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए। और एक क्या होगा? लिपिड की इन्वेलप भी होगा। इन्फेक्ट किसको करती है? तो यह मेमल और बर्ड्स को इन्फेक्ट करती है। वायरस पार्टिकल्स आर इनवलप्ड एंड spherical with icosahedral like geometry that have pseudo T3 symmetry. They are about 40 to 60 nanometer in diameter and membrane and member. Viruses of the family Coronaviridae are enveloped spherical icosahedral symmetry made up of a 240 nanomer। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्योंकि यहाँ पे दो चीजें क्या है और बहुत ही अच्छा दे रखा है कि वायरस पार्टिकल जो होती है वो इन्वेलप्ड है। इन्वेलप्ड का मतलब है एक लिपिड की एक लेयर है, स्फेरिकल गोल है, विद आइकोसाहाइड्रन लाइक जियोमेट्री। आइकोसाहाइड्रन लाइक जियोमेट्री का मतलब होता है कि 20 प्लेन फेस वाला, 20 प्लेन फेस वाला। दैट हैव स्यूडो T3 सिमेट्री, ये हो गया। और 40 से 60 नैनोमीटर का होता है फ्लेविवाइरिडी। बट जो हमारा कोरोना वायरिडी के है, कोरोना वायरिडी है, यह जो है इन्वेलप्ड तो होगा ही, स्फेरिकल भी होगा, आइकोसाहाइड्रल भी होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? 40 से 60 nm का है। यहाँ पे क्या है? 240 मोनोमर्स होते हैं। द पार्टिकल ऑफ बुनिया वायरिडी फैमिली, बुनिया वायरिडी फैमिली of the virus are spherical 80 to 120 मीटर इन डायमीटर। ये जो क्वेश्चन मतलब ये जो पॉइंट्स है ये थोड़ा याद करना आपको पड़ेगा, बिकॉज इसको समझने के लिए हाँ थोड़ा टाइम की जरूरत है, पर जब माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाऊंगा तब आपको ये सब ज़्यादा समझ में आएगा। बट अभी आपका परसों एग्जाम है तो आप इसे पढ़ के याद ही कर सकते हो। When a virus is present in the body but exists in the रेस्टिंग फेज का मतलब होता है कि उस स्टेट में होना जिस स्टेट में हमारा इम्यून सिस्टम उसको देख ना सके, और ऐसे फेज को हम लेटेंट फेज कहते हैं। याद रखना, रेस्टिंग फेज क्या होता है? वह फेज जिसमें वो अपने जीन एक्सप्रेशन को, अपने प्रोटीन को एक्सप्रेस ना करे, जिससे कि हमारे बॉडी, हमारी इम्यून सिस्टम उसे पहचान ना सके। इस कंडीशन में वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकती है, वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकती है। तो वायरस जो होती है ये हमेशा करती है व्हेन द वायरस इज प्रेजेंट इन द बॉडी बट एग्जिस्ट इन द रेस्टिंग या लेटेंट स्टेट विदाउट प्रोड्यूसिंग मोर वायरस। अब यहाँ पे हाँ लेटेंट स्टेट में है। लेटेंट स्टेट में होने का मतलब वो अपने जीन एक्सप्रेशन को रोक रखी है ना। तो लेटेंट स्टेट में विदाउट प्रोड्यूसिंग द मोर वायरस, ऐसे कंडीशन में अगर होस्ट के बॉडी के अंदर है तो उसे हम लाइसोजेनिक साइकिल कहेंगे, लाइसोजेनिक पार्ट ऑफ द वायरस लाइफ साइकिल। जब भी वायरस की लाइफ साइकिल हम स्टडी करते हैं तो दो चीजें हम देखते हैं, एक होता है हमारा लाइसोजेनिक और दूसरा होता है आपका लैक्टिक।
लैक्टिक वो फेज होती है जिसमें हम ये बोलते हैं कि जो हमारा वायरस है वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है, वो और मोर देन पॉपुलेशन प्रोड्यूस मोर वायरसेस। बट अगर लाइसोजेनिक फेज में है तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को रिप्लिकेट कर रहा है, पर वो प्रोटीन कोड नहीं बना रहा, वह इंटीग्रेटेड रूप में है होस्ट के डीएनए के साथ। अगर लाइसोजेनिक फेज में है तो वायरल डीएनए इंटीग्रेटेड रूप में है, वायरल जीनोम इंटीग्रेटेड रूप में है किसके, होस्ट के जीनोम के साथ, और उस फेज को हम प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज कहते हैं। A latent viral infection usually does not cause any noticeable symptoms and can last a long period of time before becoming active and causing a symptoms. लेटेंट फेज में आपको कोई भी नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं दिखाई देगा, बिकॉज दे जस्ट एस्केप फ्रॉम द इम्यून सिस्टम, एंड एस्केप कर रहा है तो जिस कारण से हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को पता नहीं चलेगा, तो हमारी बॉडी कोई भी सिम्टम्स शो नहीं करेगी। बाल्टीमोर जो है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन बहुत ही फेमस है, और मतलब अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हो तो द सेकेंड बाल्टीमोर ग्रुप ऑफ द डीएनए वायरस आर दोज दैट हैव अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम जो है सेकेंड बाल्टीमोर ग्रुप ऑफ द डीएनए वायरस है। Parvovirus contain the linear single-stranded DNA genome that are replicated via the rolling hairpin replication. रोलिंग सर्कल रिप्लिकेशन आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा, तो रोलिंग सर्कल जो है उसी तरह रोलिंग हेयरपिन रिप्लिकेशन होता है, वो हमारा लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम करता है, जो कि पर्वोवायरस में आता है। और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम जो है डीएनए जीनोम का डीएनए वायरस का सेकेंड सबसे बड़ा ग्रुप है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस WHSV can be transmitted horizontally through the water carrier organism and by the cannibalism of the infected swarms, but also vertically by the infected brood stock. यहाँ पे दो तीन टर्म समझो। एक तो व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस, यह व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम को कॉज करने वाला वायरस है। यह ट्रांसमिटेड हो रहा हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली मतलब पानी से, वाया द कैरियर ऑर्गेनिज्म। जिस एक ऑर्गेनिज्म के पास ये वायरस होगा वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास डायरेक्ट हॉरिजेंटली ट्रांसफर कर देगा। यह कैनाबलिस्टिक, कैनाबलिस्टिक का मतलब होता है अपने ही बच्चों को खाना, अपने को मतलब अपने ही स्पीसीज को खाना, अपने ही बच्चे को खाना, अपने ही मतलब रिलेटिव को खाना, कैनाबलिज्म कहलाता है। तो वो हमारा कैरियर ऑर्गेनिज्म से हॉरिजेंटली भी ट्रांसफर हो सकता है और कभी कभी वर्टिकली भी ट्रांसफर हो सकता है इन्फेक्टेड ब्रूड स्टॉक से। This viral disease affect only crustacean like the crawfish and shrimp. Humans are not susceptible to the virus, and consumption of the infected crawfish does not endanger the health of the human. फिर आगे आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV इज अ डीएनए वायरस। HPV क्या आपका डीएनए वायरस है, बट HIV इज अ सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस इन्वॉल्व्ड RNA वायरस दैट कॉज द एड्स। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस डीएनए वायरस है, बट HIV हमारा एक RNA वायरस है। Paramyxovirus is non-segmented negative sense RNA virus. Paramyxovirus is non-segmented negative sense RNA virus है। पाई coronavirus are small 22 to 30 nanometer non-enveloped single standard RNA virus है with a cubic symmetry. Hepatitis A virus is transmitted primarily by the fecal oral route. हेपेटाइटिस ए कैसे होता है, फीकल ओरल रूप से, बट हेपेटाइटिस बी और सी आर नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द सलाइवा।
Hepatitis D is spread when the blood and other body fluid from the person infected with the virus enters the body of someone who is not infected. हेपेटाइटिस ए फीकल ओरल मेथड से, बी और सी नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द सलाइवा, सलाइवा से नहीं होता। हेपेटाइटिस डी जो है हमारा ब्लड या बॉडी फ्लूइड से, सलाइवा से हो सकता है। हेपेटाइटिस ई जो है ये होता है हमारा फोकली कंटामिनेटेड फूड वाटर एंड इन्वायरमेंट से, कंटामिनेटेड फूड वाटर और इन्वायरमेंट से। एंटीरोवायरस जो होती है वो हमारा फीकल ओरल रूट से होती है। अब यहाँ पे हम फॉज की लाइफ साइकिल की बात करते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ द लेम्डा फॉज इज कंट्रोल्ड बाय सीएल और क्रो प्रोटीन। अगर हम लेम्डा फॉज की लाइफ साइकिल की बात करें तो उसमें दो प्रोटीन होती है, एक होती है सीएल, दूसरा है क्रो। अब लेम्डा फॉज जो है वो दो तरीके की लाइफ साइकिल में जा सकती है, एक होता है लाइसोजेनिक स्टेट और दूसरा होता है लैक्टिक स्टेज। लाइसोजेनिक स्टेट में वो तब रहती है जब आपका सीएल प्रोटीन जो है प्रीडोमिनेंट हो, बट जब क्रो प्रोटीन प्रीडोमिनेंट होता है तो वो लाइसोजेनिक से लैक्टिक साइकिल में चली जाती है। इसको ध्यान से समझो, दो है, एक है सीएल प्रोटीन और दूसरा है क्रो। अगर सीएल हमारा प्रीडोमिनेंट है तो लाइसोजेनिक में होगा, और अगर क्रो प्रीडोमिनेंट है तो लैक्टिक में होगा। अब यहीं पे समझो, लाइसोजेनिक के केस में हमने ऊपर ही पढ़ा है कि इस केस में जो वायरस होते हैं वो किस में होते हैं, लेटेंट फेज में होते हैं, रेस्टिंग फेज में होते हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में वो प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन कोट नहीं बनाते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज नहीं करके अपने सिर्फ जीनोमिक जेनेटिक मटेरियल को रिप्लिकेट करते हैं। बट लैक्टिक साइकिल में क्या करते हैं, वो प्रोटीन कोट बना के पूरा का पूरा बैक्टीरिया या पूरा का पूरा वायरस बनाना शुरू कर देते हैं। एक प्रोटीन होता है एन जो कि ट्रांसक्रिप्शनल एंटी टर्मिनेशन फैक्टर की तरह काम करता है, और यह जो है वायरस को अलाउ करता है टू इनिशिएट इट्स द लैक्टिक फेज। मतलब क्या है कि क्रो प्रोटीन जो है अगर प्रीडोमिनेंट है तो आपका लैक्टिक साइकिल में जाएगा, पर लैक्टिक साइकिल का इनिशिएशन के लिए एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम आता है, और उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम है प्रोटीन एन। उसे हम एंटी टर्मिनेशन फैक्टर कहते हैं, और यह लैक्टिक साइकिल के इनिशिएशन के लिए जरूरी होता है। एक्टिवेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ डिलेड वायरल अर्ली जीन बाय मॉडिफाइंग द होस्ट आरएनए पॉलीमरेज into a form that is resistant to termination signal. This anti-termination function requires the host NUSA protein, which serves to stabilize the interaction between anti-termination protein N and host RNA polymerase. समझो इसको थोड़ा कि होता क्या है। प्रोटीन एन जो है वो आपका एक एंटी टर्मिनेशन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शनल एंटी टर्मिनेशन फैक्टर। मतलब जैसे ही टर्मिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने से रोकने वाला यह फैक्टर है, और ये फैक्टर लैक्टिक फेज के लिए भी, वायरस के लैक्टिक फेज के लिए इनिशिएट कर देता है। इसमें होता क्या है, मतलब वायरस के अंदर कुछ जीन होते हैं जिसे बोलते हैं डिलेड वायरल अर्ली जीन। यह जो है आरएनए पॉलीमरेज को मॉडिफाई कर देता है, आरएनए पॉलीमरेज को मॉडिफाई कर देता है, जिससे आपका आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेशन सिग्नल के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है। क्या होता है, टर्मिनेशन सिग्नल के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज कभी भी ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट ही नहीं होने देगा, वो कंटिन्यूअसली उसको कंटिन्यूअस करता रहेगा।
लेकिन यही एंटी टर्मिनेशन फंक्शन जो होती है, इसके लिए एक और प्रोटीन की जरूरत होती है जिसे हम NUS ए प्रोटीन कहते हैं, जो कि एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन N और होस्ट आरएनए पॉलीमरेज इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को मजबूत करता है। चलो इसको हम लिख के थोड़ा समझाते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, आरएनए पॉलीमरेज किसका? होस्ट का। इस होस्ट का आरएनए पॉलीमरेज जो है, इसको हमारा मॉडिफाइड कर देगा। कौन मॉडिफाई करेगा? इसको मॉडिफाइड करेगा डिलेड वायरल अर्ली जीन। ठीक है, यह इसको मॉडिफाइड करके इसको एक चीज बना देगा जो होगा हमारा रेसिस्टेंट टू टर्मिनेशन। तो अब क्या है कि यह आरएनए पॉलीमरेज जो है टर्मिनेशन होने ही नहीं देगा, बट इस आरएनए पॉलीमरेज को जो रेजिस्टेंट कर रहा है, तो इसमें यह आरएनए पॉलीमरेज प्रोटीन N के साथ बाइंड है, प्रोटीन N के साथ बाइंड है, जिससे कि यह रेजिस्टेंट हो रहा। बट इसके इस बाइंडिंग को मजबूत करने के लिए एक और प्रोटीन है NUSA प्रोटीन, और ये क्या कर रहा है? इनके बीच के इंटरेक्शन को स्टेबलाइज कर रहा है। जैसे ही आपका in absence of N only lysogenic pathway is possible, lactic cycle cannot be induced। अगर यहाँ पे प्रोटीन N नहीं है तो वो सिर्फ लाइसोजेनिक पाथवे में जाएगा, आपका उसमें नहीं जाएगा, लैक्टिक साइकिल में कभी भी इंड्यूस मतलब कभी भी ये नहीं जाएगा। The capacity for latency is defining feature of herpes virus. All known herpes viral infection display the latency in early infected individual. Blue tongue is a non-contagious viral disease affected domestic and wild ruminants, primarily sheep or including cattle, goat, buffalo, antelope, deer, elk, or camel, that is transmitted by insect, particularly biting meduse of the क्यूलिक्वाइड्स स्पीसीज। तो ब्लू टंग जो है हमारा BT, ये नॉन कंटेजियस वायरल डिजीज है जो कि डोमेस्टिक या वाइल्ड रूमिनेंट में होता है। इसके पीछे रीजन मतलब ये ट्रांसमिटेड इंसेक्ट के द्वारा होता है, इंसेक्ट में भी बाइटिंग मेडग्यू के द्वारा, बाइटिंग मेडगेस के में भी किसके कौन से स्पीसीज? क्यूलिक्वाइड स्पीसीज। Thank you for watching this video. Share this video with your friend and please comment on my video. Please comment on the comment box. Subscribe the channel and hit the bell icon for get a regular update. Thank you.